पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फोर एल्डर जो थे वो वुल्फ गैंग के बंदों के साथ मिल चुके थे और ये सब मिलकर किन्यान की फैमिली वाले को मारने की प्लानिंग कर रहे थे ताकि सारे के सारे लोगों को मार दिया जाए। और उसके बाद यहाँ पर राज होगा उस फोर एल्डर का और वुल्फ गैंग के लोगों का। कई सारे डिसाबल वगैरह को उन सभी ने मिलकर जान से मार डाला था, लेकिन जैसे तैसे अंकल युनमेंग और बाकी के जो एल्डर वगैरह थे वो उन सभी को कुछ टाइम के लिए रोकने में कामयाब हो चुके थे। लेकिन उनको भी पता था कि ये लोग ज्यादा टाइम तक के शांत नहीं बैठेंगे, किसी भी टाइम पे ये वापस आएंगे। तो अगर हमें अपने आप को बचाना है तो हमें जरूरत पड़ेगी किन्यान की। अगर किन्यान यहाँ पर नहीं आता है तो हम सबका बचना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और जैसे ही किन्यान को इसके बारे में पता चला था वो तुरंत ही भागते हुए जाने लग जाता है अपने सेक्ट के अंदर ताकि अपनी फैमिली वालों को बचा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो लड़की थी वो किन्यान से कहने लग जाती है कि देखो तुम्हारे पास तो तुम्हारी स्वॉर्ड है ही नहीं, तो ठीक है मैं भी अपने वेपन का यूज नहीं करूंगी। हम जो फाइट करेंगे ना वो डायरेक्ट हाथों से फाइट करेंगे और पावर से फाइट करेंगे। तो किन्यान भी अपनी पाम टेक्निक का यूज करते हुए सीधा उस लड़की के ऊपर अटैक कर चुका था। वो लड़की भी अपनी पावर का यूज करते हुए किन्यान के अटैक को रोकने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है। वो लड़की की जो पावर थी वो काफी ज्यादा कमाल की थी और वो अच्छे से टक्कर दे पा रही थी किन्यान को। बेचारा बिल्ला फाइट की वजह से दूर जाकर फेंका जाता है, पर जैसे जैसे किन्यान ने उसको बचा लिया था, वरना बिल्ली की तो हड्डियां टूटने वाली थी आज। तो बिल्ला कहता है कि भाई हमसे ना हो पाएगा, मैं यहाँ पर बीच में नहीं आ सकता, मैं जा रहा हूँ रेफरी बनने के लिए, तुम दोनों फाइट करो और मैं नतीजा निकालूंगा कि तुम में से कौन जीता, वरना मैं इतना छोटा सा हूँ कि मैं पिस जाऊंगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो अभी यहाँ पर उन दोनों का वापस से बैटल शुरू हो चुका था और बिल्ला यहाँ पर रेफरी का काम करेगा। वो जो लड़की थी वो अपनी पावर का यूज करते हुए एक से बढ़कर एक अटैक किन्यान के ऊपर करती, लेकिन उसके हर एक अटैक का जवाब किन्यान के पास होता। वो भी अपनी पावर का यूज करते हुए उस लड़की के अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था। किन्यान ज्यादातर अपने पंच टेक्निक का यूज करता और उसकी मदद से उस लड़की के ऊपर अटैक करता, लेकिन जितना भी वो अटैक करने की कोशिश करता उसका हर एक अटैक वो लड़की रोक देती। लेकिन इनकी फाइट की वजह से जब भी अटैक होता ना तो उसका असर जाकर बेचारे बिल्ले को ही लगता। बिल्ला कहता है कि नहीं यार मुझे रेफरी भी नहीं बनना, तुम लोग तो प्लान बना के रखे हो मुझे ही जान से मारने के लिए, तुम वहाँ अटैक कर रहे हो, फट रही मेरी यहाँ पर है। किन्यान गधे कहीं कि तुझे एक लड़की से लड़ना नहीं आता, कि जल्दी से ये फाइट खत्म करो, हरा उसको वरना मैं मर जाऊंगा। लेकिन फाइट करने के थोड़ी देर बाद ही वो जो लड़की थी वो खून की उल्टियां करने लग जाती है, उसके अंदर से हालत खराब हो चुकी थी। तो किन्यान कहने लग जाता है कि भाई साहब जरा जोर से अटैक लग गया क्या इसको, मैं तो उसको इतना बुरी तरीके से नहीं मारना चाहता था, ये खून की उल्टियां क्यों कर रही है। वो से कहता है कि क्या तुम ठीक तो हो। तो वो लड़की कहने लग जाती है कि भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं कि तुम मेरी फिक्र करो। लेकिन जब किन्यान वो जो लड़की खून की उल्टी की थी उसके खून को देखता है तो वो खून बिल्कुल गर्म था और अचानक से वो बिल्कुल जम जाता है, जो चीजें दर्शा रही थी कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की के साथ, इसको अंदर से कुछ ऐसी तकलीफ है जिसके बारे में वो बताना नहीं चाह रहे। तो किन्यान अपनी पावर का यूज करते हुए जैसे इस लड़की को देखता है वो कहने लग जाता है कि ये तो कोल्ड पॉइजन है जो कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा मात्रा में भरा हुआ है। तभी तो मुझे समझ में आया कि आखिर तुम्हें वो अजूर फ्लेम क्यों चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो कोल्ड पॉइजन है ना उसको खत्म करना है, तो उसके लिए सिर्फ ये अजूर फ्लेम ही काम कर सकता है, वही तुम्हारी जान बचा पाएगा वरना तुम मर जाओगे। मुझे तो लगता है कि वो जो मैप घूम रहा है ना आसपास अजूर फ्लेम तक जाने का, उसको भी तुमने ही फैलाया होगा ताकि कोई भी बंदा जाए अजूर फ्लेम के पास और वहाँ पर जो वो प्रोटेक्शन बैरियर लगा हुआ है वो उसको तोड़ दे, और जो भी बंदा अजूर फ्लेम को हासिल करेगा उसके बाद तुम बीच में टपकोगी और उससे उस अजूर फ्लेम को छीनने की कोशिश करोगे, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, तुम्हारी मेहनत भी कम लगेगी। सच कह रहा हूं ना मैं, तुमने ही वहाँ पर वो मैप फैला कर रखा है सभी को। तो वो लड़की कहने लग जाती है कि तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है, जो तुमने कहा ना वो 100% सच है, लेकिन अभी जो हमारा बैटल हुआ है ना उसमें मैं हारी नहीं हूँ, मैं अभी भी तुम्हें हरा सकती हूँ। तो किन्यान कहना चाहते कि अरे छोड़ो छोड़ो यार, तुम्हें नहीं हारना है ना तो चलो मानते हैं कि ये मैच जो था वो ड्रॉ हुआ, ना तुम जीते ना मैं जीता, तुम्हें अगर वापस से कभी फ्यूचर में मुझसे बैटल करना हो ना तो तुम्हारा वेलकम है, मैं उस टाइम भी तुमसे बैटल करने के लिए तैयार रहूंगा। तो वो लड़की बहुत ज्यादा उदास थी तो उसके ऊपर किन्यान को दया आ जाती है। वो उससे कहने लग जाते कि देखो मैं सच कह रहा हूँ, वो जो अजूर फ्लेम है ना वो पूरी तरह से रिफाइन हो चुकी है मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। मेरे पास अजूर फ्लेम सच में नहीं बची, अगर होती ना तो मैं तुम्हें दे दिया होता, लेकिन हाँ मेरे पास उसका थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, अगर तुम चाहो ना तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। मानता हूँ कि तुम्हारे अंदर से पॉइजन खत्म तो नहीं करेगी, लेकिन तुम्हें थोड़ा बहुत रिकवर कर सकती है, जिस वजह से तुम अपने ढंग से सांस तो ले पाओगी। तो बताओ क्या तुम्हें ये चाहिए, क्या मैं तुम्हें ये देकर तुम्हें ठीक करने की कोशिश करूँ। लेकिन वो लड़की कहना चाहती कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना कोई तरीका ढूंढ लूंगी, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। वो वहाँ से जाने लगी थी। किन्यान उससे कहते कि चलो एक डील कर लेते हैं, उस डील में तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा, तो बताओ क्या डील करने के लिए तैयार हो। लेकिन वो लड़की तब भी नहीं मानती कि मुझे तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो किन्यान कहना चाहते कि अरे यार कम से कम पूछ तो लेती कि मैं कौन सी डील देने वाला हूँ, तब उसके बाद अगर तुम्हें जाना होता तो चली जाती, मैं तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ। उस लड़की की और ज्यादा हालत खराब होने लगी थी, वो वापस से खून की उल्टियां कर रही होती है। साफ पता चल रहा था कि ज्यादा टाइम तक आगे चल भी नहीं पाएगी, कहीं जाकर बेहोश हो जाएगी। तो किन्यान उसके पास आकर कहना चाहते कि देखो मैं तुम्हें इस चीज की गारंटी दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर से वो पॉइजन का असर इस तरह से खत्म करूंगा ना कि वो 3 महीने तक के उभर कर बाहर आएगा ही नहीं, तुम 3 महीने तक एक नॉर्मल तरह से जिंदगी गुजार पाओगी इस पॉइजन को तुम्हारे अंदर होने के बावजूद भी। तो बताओ क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है, क्या तुम अब मुझसे ये काम करवाना चाहती हो। तो वो लड़की कहना चाहती कि तुम जरा मुझे अब अपनी
अपनी शर्त बताओ कि तुम मेरी हेल्प करोगे तो इसके बदले तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तभी जाकर मैं हाँ या ना का जवाब दूंगी। तो किन्यान कहने लग जाता है कि मेरी जो अभी यून फैमिली है ना, उसमें अभी बहुत सारे दुश्मन आ चुके हैं, वहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगर मुझे दुश्मनों को मारना है ना, तो तुम्हारे पास से जो तीर है ना, उसके कम से कम एक तीर की मुझे पावर चाहिए। तो वो लड़की कहने जाती है कि क्या तुम खाली एक तीर को चलाओगे और तुम्हारे सारे दुश्मन मारे जाएंगे क्या, तुम्हें और नहीं चाहिए? एक तीर तो बहुत ज्यादा कम होता है। तो किन्यान कहने जाता है कि वो तो मैं ऐसे ही कह दिया था कि तुम मेरी शर्त मान जाओ, अब सिचुएशन डिपेंड करेगा कि मुझे कितनी जरूरत पड़ेगी। तो वो लड़की इस चीज के लिए मान चुकी थी, दोनों की डील पक्की हुई। ये दोनों तो यहाँ पर खुश थे, लेकिन उधर वुल्फ गैंग के जो बंदे थे वो यून फैमिली के पास आ जाते हैं और यहाँ पर जितने भी बचे कुछ डिसेबल थे उनकी वो लाशें बिछाना शुरू कर चुके थे। बिल्कुल इतना ब्रूटल सीन हो चुका था यहाँ पर कि डिसेबल की लाशों का ढेर लगता जाता है। वुल्फ गैंग का बंदा तो मर ही नहीं रहा था, वो इतने ज्यादा गुस्से में थे जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। किन्यान के जो अंकल थे वो ये चीज देखकर बिल्कुल परेशान हो चुके थे कि इस यंग मास्टर ने तो हमें ढंग से रिकवर करने का टाइम भी नहीं दिया और ये अभी अपनी पूरी की पूरी आर्मी को लेकर रिटर्न आ गया, हम इस सिचुएशन से कैसे बचेंगे। तभी वहाँ पर फीफी आ जाती है, जो वो किन्यान के अंकल से कहने लग जाती है कि ब्रदर युनजुआन जो है ना, वो अपने घोड़े पर सवार होकर निकल गए थे, पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ गए, लेकिन उनके गए हुए काफी टाइम हो गया पर अभी तक कि वो वापस नहीं है। किन्यान के अंकल भी परेशान किया, अब यार युनजुआन कहाँ चला गया इस तरह की सिचुएशन में। तब वहाँ पर वो जो फोर एल्डर थे वो आकर पहुंच जाते हैं और किन्यान के सेकंड अंकल से कहने लगे कि हमने तो उसको देखा है कि वो रेस्टोरेंट के अंदर गया है, वहाँ पर लड़कियों के साथ मजे करने के लिए गया होगा, और क्या करने के लिए जा सकता है, तुम्हारा बेटा इतना ज्यादा घटिया है कि अभी उसको फैमिली की सिचुएशन दिख भी नहीं रही, अब वो चला गया मजे करने के लिए। तो वो अंकल कहने जाते कि अपना मुंह बंद कर, मुझे पता है कि मेरा बेटा इतना घटिया हरकत नहीं कर सकता। ये जो फोर एल्डर थे वो लोग यहाँ पर उल्टा अंकल पे इल्जाम लगाने लग जाते कि आज हमारी फैमिली की कंडीशन हो रही है ना, वो तुम्हारी वजह से हो रही है, क्योंकि वुल्फ गैंग के लोग आए थे फीफी से शादी करने के लिए, उनका यंग मास्टर मेरी बेटी के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन तुमने ही मामला बिगाड़ दिया, और अब जो वो इतने गुस्से में आया है ना हमारी पूरी की पूरी यून फैमिली को बर्बाद करने के लिए, इसके जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही वुल्फ गैंग वालों को गुस्सा दिलवाया है और अब वो हमें नहीं छोड़ेंगे। तो वो अंकल कहने लग जाते कि तुझे इतना ही लगी है वुल्फ गैंग की, तो तू जाकर उसकी किसी बूढ़ी आंटी से शादी कर लिया होता ना, अपनी बेटी को क्यों डाल रहा है इसमें। लेकिन फीफी का फादर कहने लग जाता है कि तू मुझसे इस तरह से बात कर रहा है, तुझे ज्यादा ही लगता है कि घमंड आ चुका है, तुझे तो पहले ही इस यून फैमिली से बाहर निकाल देना चाहिए, तेरी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, हमारी यून फैमिली को बर्बाद करने वाला तू ही है। बिल्कुल उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम हो रहा था यहाँ पर। अंकल जो थे वो लोग कहना चाहते कि तुम लोग कुछ भी क्यों ना कर लो, किन्यान जब यहाँ पर आएगा ना एक एक को चुन चुन कर मारेगा, मुझे बस किसी भी हालत में सभी को बचा कर रखना है जब तक कि किन्यान यहाँ पर नहीं आ जाता, और मैं ये करके रहूंगा चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। तो वो फोर एल्डर कहना चाहते कि अगर किन्यान को आना होता ना तो अब तक क्या आ गया होता, जब उसको पता चला होगा ना कि वुल्फ गैंग के लोग यहाँ पर आए हैं वो पहले ही डर कर भाग गया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो कितना फट्टू किस्म का इंसान है, उसको आने के सपने छोड़ दो वो आएगा ही नहीं। पर तभी वहाँ पर पवेलियन मास्टर आ जाते हैं जो उन फोर एल्डर से कहने लग जाते हैं कि तुम लोग ना अपनी जुबान संभाल के बात करो, जिस तरह के तुम लोग घटिया इंसान हो ना वैसा किन्यान नहीं है, वो अपनी जान दे देगा लेकिन डर कर भागने वालों में से नहीं है, फट्टू तुम लोग हो, फट्टी तुम्हारी है। अंकल जो थे वो अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी चारों के चारों एल्डर से कहना चाहते कि आज जो हमारे इतने सारे डिसेबल मारे गए ना, इसके जिम्मेदार तुम लोग हो, तुम लोग यहाँ पर माफी मांगो, वरना मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि एक एक को काट कर रख दूंगा मैं, हमारा इतना अच्छा यून क्लान जो था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया तुम्हारी वजह से। और तभी वहाँ पर वुल्फ गैंग के बंदे आ जाते हैं जो कि अंकल का जो अटैक था उसको डिस्ट्रॉय कर चुके थे। वो कहने लग जाते कि बुढ़ापे में ऐसे अटैक नहीं करने चाहिए, हड्डियां टूट जाती है। वुल्फ गैंग के बंदे जितने भी डिसेबल थे उनकी लाशों को फेंकते हुए यहाँ पर आए थे, क्योंकि अंदर आने का जो गेट था वो टूट चुका था और अब यहाँ पर वुल्फ गैंग के बंदे आसानी से अंदर घुस रहे थे। पूरा का पूरा यून क्लान ऐसी सिचुएशन में आ चुका था कि यहाँ से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पूरे के पूरे यून क्लान के ऊपर वुल्फ गैंग का कब्जा हो चुका था। फोर एल्डर तो उनके सामने ग्रीट कर रहे थे कि आइए मास्टर, आप ही लोग तो हैं हमारे करता धरता जो हमें इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। वुल्फ गैंग में एक बंदा था जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट के ऊपर बैठा हुआ था, जो कि लग रहा होता है कि हो सकता है वो वुल्फ गैंग का लीडर होगा। वहाँ पर वो जो अंकल थे वो कहना जाते कि ही कोई, जो कि उस लीडर का नाम है, कि निकल जाओ तुम यहाँ से हमारे यून क्लान के अंदर से अपने सारे के सारे वुल्फ गैंग के बंदों को लेकर, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आखिर तुम हमारे ऊपर कब्जा क्यों करना चाहते हो। लेकिन वो जो लीडर था वो कहने लग जाता है कि तुम लोगों ने ना मेरे दो सबसे खास बंदों को जान से मार डाला जब इससे पहले हम तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आए थे, तो क्या एक क्लान का लीडर अपने मरे हुए बंदों का बदला लेने के लिए नहीं आ सकता? इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ तुम लोगों से अपना बदला लेने के लिए। जिस तरह से तुम अपने क्लान को बचाने के लिए लगे हुए हो और अपनी जान देने को तैयार हो, मैं यहाँ पर तुम लोगों की जान लेने के लिए आया हूँ ताकि अपने गैंग वालों का बदला ले सकूं। तो वो अंकल कहने लग जाते कि पहले तुम लोगों ने ही यहाँ पर हमला किया था, अगर तुम लोग हमला नहीं करते तो हम लोग तुम्हारे बंदों को क्यों ही मारते, हमें कौन सा उंगली पड़ी है जो तुमसे पंगा लेते हैं। तो ये सुनकर वो लीडर कहने
लग जाता है कि मेरा बेटा फीफी से शादी करना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर उस मामले में भी टांग घुसा दी। तो अब यहाँ पर एक फादर अपने बेटे की ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता है क्या? मेरा बेटा फीफी से शादी करेगा और जो भी रास्ते में आएगा ना, एक एक को मैं सीधा दफन कर दूंगा। यंग मास्टर फीफी से कहने लग जाता है कि फीफी, मैंने कहा था ना कि मैं वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, और देखो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। जरा पीछे मेरी आर्मी देख रही हो, अगर इस बार तुमने मना किया ना तो सोच लेना कि कैसा बुरा हाल होगा तुम्हारा और तुम्हारी इस फैमिली में जो बच्चे कुछ लोग हैं उनका। फीफी यहाँ पर कुछ कह पाती कि इससे पहले ही वो अंकल बीच में आ जाते हैं। वो कहने लग जाते हैं कि जब तक मेरे जिस्म के अंदर सांस बाकी है ना, फीफी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। मैं फीफी को प्रोटेक्ट करके रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जो काम फीफी के बाप को करना चाहिए था वो काम यहाँ पर अंकल कर रहे थे। अंकल कहने लग जाते कि ना तुम फीफी को ले जा सकते हो, ना कि हमारे यून फैमिली के ऊपर तुम कब्जा कर सकते हो, तुम्हारा प्लान फेल होगा। तो ये सुनकर वो लीडर कहने लग जाता है कि अच्छा ठीक है, अगर मैं फीफी को यहाँ से नहीं ले जा सकता ना, लेकिन मैं यहाँ से खाली हाथ भी नहीं जाऊंगा। जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। तभी वहाँ पर वुल्फ गैंग के बंदे आते हैं जिन्होंने फीफी की जो माँ है उसको पकड़ कर रखा था। वो उसको बंदी बनाकर रखे होते हैं, उसको टॉर्चर किया जा रहा था ताकि फीफी खुद यहाँ पर मजबूर हो जाए उस यंग मास्टर के साथ शादी करने के लिए। हामी भरने पर फीफी कहती कि मेरी माँ को छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो यंग मास्टर कहता है कि अरे मेरी होने वाली सास को मैं कैसे चोट पहुंचा सकता हूँ, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उसके लिए उसको पहले मेरी होने वाली सास बनना पड़ेगा। जब तक वो नहीं बनेगी तब तक मैं उससे पहले उसको काट कर रख दूंगा। फीफी अपने बाप से कहना चाहती कि पापा आपने कहा था ना कि मेरी माँ मर चुकी है, वो कहीं ऐसी जगह चली गई थी जहाँ से वापस आना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मेरी माँ तो अभी तक जिंदा है। आप इतने घटिया कैसे हो सकते हो जो आपने इस वुल्फ गैंग वालों का साथ दिया और मेरी ही माँ को तुमने कैद करके रखा। तुम्हें तो बाप कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। तो फीफी का बाप कहने लग जाता है कि तेरी माँ का तो यही हाल होना ही था, मैंने जितना भी कुछ करने की कोशिश की वो उसके खिलाफ ही होते गए। मैंने वुल्फ गैंग का साथ दिया तब भी वो मेरे खिलाफ थी, तो मजबूरी में मैंने उसको वुल्फ गैंग वालों के ही हवाले कर दिया। फीफी कह देती कि आज से ही इसी टाइम से मेरे लिए मेरा बाप मर चुका है, मेरा बाप इस दुनिया में है ही नहीं। ये सुनकर उसके बाप को बहुत बुरा लगता है कि नहीं ये सही नहीं होगा। और जैसे फीफी को समझाने जा रहा था, यंग मास्टर जो था बीच में आता और अपनी स्वॉर्ड की मदद से सीधा का सीधा उसके बाप को जान से ही मार डालता है। सबके सामने उसने फीफी के बाप को मार ही डाला। वो फीफी से कहना चाहता है कि फीफी तुमने ही कहा ना कि अब से तुम्हारा बाप है ही नहीं, तो मैंने एक नॉर्मल इंसान को मारा, तुम्हारे बाप को थोड़ी ना मारा। अब सिर्फ तुम्हारे पास तुम्हारी माँ है, अगर तुम उसको भी मरते हुए नहीं देखना चाहती हो तो बताओ क्या तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी। बेचारी फीफी वहीं पर रोने लग गई थी क्योंकि वो खाली गुस्से में आकर कह रही थी कि उसका बाप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि उसके आंखों के सामने उसके बाप को मार दिया जाए। सबके सब लोग यहाँ पर फीफी का मजाक उड़ा रहे थे, उसको मजबूर कर रहे थे कि वो यहाँ पर मजबूरी में आकर मान जाए यंग मास्टर से शादी करने के लिए। उसकी माँ उससे कहती कि फीफी मुझे मार दे ये लोग, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम इसके लिए कभी भी तैयार मत होना, वो बहुत घटिया इंसान है। लेकिन अपनी माँ को बचाने के लिए फीफी कह देती कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, ले जाओ मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो, लेकिन उसी के साथ साथ तुम्हें मेरी माँ को छोड़ना होगा और मेरी यंग फैमिली को छोड़ना होगा। यहाँ से अपने सारे वुल्फ गैंग के बंदे को तुम लेके निकलो। तो यंग मास्टर कहना चाहता कि आई है मेरी जान, जो तुम कहोगी मैं आग बंद करके तुम्हारे लिए वो करने को तैयार हूँ। तो ये होने के बाद वो जो यंग मास्टर का बाप था वो उस अंकल से कहना चाहता है कि देख तेरी बेटी तो हमारे पास आई है, लेकिन दहेज में क्या चाहिए हमको पता है तुझे, तेरा जो मेडिसिन गार्ड है ना वो हम दहेज में मांगते हैं, वो मेरा हो जाएगा, और शादी का खर्चा भी तुम लोगों को ही पूरा का पूरा उठाना है, एकदम धूमधाम की शादी होनी चाहिए। बहुत बहुत बुरा हाल हो गया था यून फैमिली का कि नियान को जल्द से जल्द यहाँ पर आना होगा वरना क्या हो जाएगा यहाँ पर उसका कोई हिसाब नहीं। दूसरी तरफ ब्रदर युनजुआन जो था वो किसी और के पास आकर पहुंच जाता है और यहाँ पर आया था वो हेल्प मांगने के लिए। कोई दूसरे सेक्ट या कोई गैंग वाले बंदे होंगे वो उनके पास पहुंच चुका था। वो कहने लग जाता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मेरी यून फैमिली के अंदर अभी सिचुएशन बहुत खराब है, तो अगर आप मदद करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वहां पर एक बंदा मौजूद था, वो ब्रदर युनजुआन से कहना चाहता है कि तुम तो वही युनजुआन हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में सुनकर रखा है जिसकी बुरी हाल हुई थी, किसी दूसरे की बंदी को तुमने पटा लिया था, क्या सच कह रहा हूँ मैं? और भी बहुत सारी बातें हैं तुम्हारे बारे में मैंने सुनकर रखी हुई है। तो ब्रदर युनजुआन कहने लग जाता है कि जो भी आपने सुना है ना वो सब गलत है, क्योंकि मुझ पर बहुत सारे झूठे आरोप लगाए गए थे, मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है। तो दूसरा एक मास्टर था वो ब्रदर युनजुआन को मारते हुए कहता है कि चुप, एकदम मुंह बंद कर, जब मेरे यंग मास्टर कुछ कहते हैं ना तो तुझ जैसा बचकाना बीच में ना बोले तो बेहतर है, पहले मेरे यंग मास्टर की बात सुना कर तब जाकर बोला कर बीच में कुछ। मुझे बंदा था वो ब्रदर युनजुआन से कहना चाहता है कि तुम्हें पता है इस पूरी की पूरी सिटी के अंदर सिर्फ दो ही ऐसी फैमिली है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनके सामने कोई भी आवाज उठाने की कोशिश नहीं करता है। एक तुम्हारी यून फैमिली है और दूसरी है लिन फैमिली। लेकिन अब जब यहाँ पर वो जो वुल्फ गैंग के बंदे यून फैमिली के ऊपर अटैक कर रहे हैं ना, उनके पीछे कोई एक बहुत बड़ा सपोर्टर है। तुम्हें पता है वो सपोर्टर कौन है? वो है लिनवी, टॉप कल्टीवेटर लिन फैमिली का। उसी के अंडर में पूरे के पूरे वुल्फ गैंग वाले काम करते हैं और लिन फैमिली का जो लिनवी है उसकी तो दुश्मनी है ही तुम्हारे यून फैमिली से, इस वजह से वो बीच में घुसा हुआ है। हेवनली ओरिजिन एकेडमी है ना, उसका वो डायरेक्ट डिसाइपल है, वहां का भी टॉप डिसाइपल है वो। ये जो बंदा था ये यून फैमिली का यंग मास्टर था। पहले के टाइम पे यून फैमिली जो थी वो बहुत ज्यादा बड़ी हुआ करती थी, लेकिन यून फैमिली के अलग अलग ब्रांच बन गए और उन्हीं से एक ब्रांच में वो जो किन्यान है उसका पूरा का पूरा सेक्ट आता है। और ये जो बंदा था इसका नाम था यूनफान, ये दूसरे ब्रांच में
में जो कि युन फैमिली का ही है, वहाँ का यंग मास्टर है। तो ब्रदर युनजुआन इसी युनफान से मदद मांगने के लिए आया हुआ था। तो युनफान कहने लग जाता है कि देखो मेरी ना लेन फैमिली के साथ अच्छी बात चलती है, मुझे पता है कि वो लोग कितने ज्यादा स्ट्रांग है और मैं यहाँ पर तुम जैसों के लिए उससे पंगा नहीं लूंगा। मैं सिचुएशन को अपनी बिना मतलब के खराब नहीं करने वाला, क्योंकि वैसे भी तुम लोग मरने ही वाले हो, तुम लोग ज्यादा टाइम तक जिंदा थोड़ी ना रहोगे। तो ये सुनकर ब्रदर युनजुआन कहने लग जाता है कि देखो कहीं ना कहीं तो हम एक ही फैमिली से आते हैं, हम सबका सरनेम युन ही है। अगर हमारी फैमिली लिन फैमिली के हाथों पूरी तरह से खत्म हो गई ना, तो इसका असर आपकी जो रेपुटेशन है उस पर भी पड़ेगा कि आप ही की एक ब्रांच की फैमिली जो खत्म हो गई, आपने उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए आपको मेरी मदद करनी होगी ताकि हमारी जो फैमिली है उसको बचाया जा सके। ये सुनकर युनफान जो था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और ब्रदर युनजुआन के गर्दन के ऊपर रखते हुए कहता है कि तुम हो बहुत ही चालू किस्म के बंदे, ठीक है मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरा एक काम करना पड़ेगा। ब्रदर युनजुआन कहता है कि आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस आप हमारी फैमिली को बचा लीजिए। तो ये सुनकर वो युनफान कहने लग जाता है कि जाओ और वो जो किन्यान है ना उससे कहो कि वो मेरे पास है, मेरे सामने घुटनों पर आकर झुके और मेरा गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाए। अगर वो ये करने के लिए तैयार होता है ना तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को लूंगा। साथ ही साथ मुझे 1 लाख सोने के सिक्के चाहिए और तुम्हारी मेडिसिन गार्डन में जितने भी ज्यादा मेडिसिन होंगे ना सबके सब मुझे चाहिए। तो ब्रदर युनजुआन कहता है कि आपने जो दूसरी चीज मांगी है ना वो मैं देने के लिए तैयार हो सकता था, लेकिन किन्यान का मैं कोई गारंटी नहीं लूंगा कि वो आपके सामने झुकेगा या नहीं झुकेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला बंदा है। तो ये सुनकर युनफान जो था वो सीधा ब्रदर युनजुआन के ऊपर अटैक करते हुए कहने लग जाता है कि ठीक है अगर वो नहीं मानता है ना तो तुम्हारा ये जो शरीर है ना इसके टुकड़े में भेज दूंगा उसको, तब तो उसको मानना ही पड़ेगा और मेरे सामने आकर झुकना ही पड़ेगा। ये भी एक नंबर का घटिया इंसान निकला युनफान। दूसरी तरफ किन्यान जो था वो उसी पॉटी जैसी चीज को बाहर निकालता है जो कि उस ट्री ने उसको दिया था और वही दे रहा था वो उस लड़की को। तो वो लड़की कहने जाती कि खबरदार ये तुम क्या दे रहे हो मुझे, ये क्या तुम पॉटी जैसा चीज दे रहे हो मुझे, ये मुझे नहीं चाहिए। तो वो किन्यान कहना चाहता है कि नहीं ये अच्छी चीज है, ये बहुत रेयर है, ये किसी को भी रिकवर करने में काम आती है, ये तुम्हारा पॉइजन भी ठीक कर देगा 3 महीनों के लिए। बस ये बात है कि इसमें बहुत बुरी बास मारता है, इसके अलावा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो लड़की तो सीधा वहां से भागी चुकी थी कि नहीं मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, हमारी जो डील थी वो भी अब टूटती है, मुझे ऐसी चीज मत लगाना बिल्कुल मेरे शरीर के ऊपर। लेकिन भागते भागते वो लड़की वहां पर बेहोश हो जाती है क्योंकि उसके अंदर अब उतनी जान ही नहीं बची थी कि वो कुछ कर सके। तो अब यहाँ पर किन्यान को यही बेस्ट ऑप्शन लगता है कि ये बेहोश है ना तो बेहोशी का ही इसका फायदा उठाते हैं और वो जो चीज है वो उसके ऊपर लगा देते हैं। वो अजीब से बांस मारने वाली जो चीज थी उसकी पूरी की पूरी पावर को वो डालने लग जाता है उसी लड़की के अंदर। ऐसी बांस मारा था कि बिल्ला और किन्यान दोनों के दोनों अपने नाक बंद किए होते हैं क्योंकि बर्दाश्त करने के लायक ही नहीं थी वो बदबू। पूरी की पूरी पावर जो कि उस चीज के अंदर से निकली थी उसको डालने के बाद थोड़े टाइम के अंदर ही उस लड़की को होश आ जाता है, वो अच्छा महसूस कर रही थी। तो वो किन्यान का थैंक यू कहती है कि मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्ला तो यहाँ पर आता है और उस लड़की को स्मेल करने लगता है कि तू अभी तक की वही बदबूदार बांस तो नहीं मार रही हो, लेकिन अब उसको अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि उसकी पावर लेने के बाद अब उस लड़की के अंदर से स्मेल नहीं आ रही है बल्कि अंदर से खुशबू आ रही थी। न जाने किस तरह की चीज दिया था उस ट्री ने किन्यान को जो फायदा बड़ा अच्छा किया। वो स्मेल करते करते सीधा लड़की के पास आता है, उसको किस करने की कोशिश करता है, लेकिन किन्यान उसे कहता है कि अबे बचकाने ज्यादा चालू बनने की कोशिश मत कर। जिसके बाद वो जो लड़की थी वहां पर सीटी बजाते हुए अपने एक बीस्ट को बुला लेती है जिसके ऊपर सवार होकर वो यहाँ से जाने वाली है। तो वो बीस्ट तुरंत ही वहां पर आ चुका था जो कि एक बर्ड होता है। किन्यान जब उस लड़की को देखता है तो उसके पास एल्केमी एसोसिएशन का एक बैच था, मतलब कि हो सकता है ये लड़की कोई एल्केमिस्ट होगी और एल्केमी एसोसिएशन जो है वहीं पर रहती होगी। वो लड़की जो थी वो किन्यान से कहना चाहती कि किन्यान आकर बैठ जाओ और मुझे बताओ कि हमें कहाँ चलना चाहिए, मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली तक ले जाऊंगी, तुम्हें तुम्हारी फैमिली को बचाना है ना तो मैं वहां पर चलने के लिए तैयार हूँ। तो ये दोनों उस बर्ड पे सवार होकर वहां से आगे बढ़ना शुरू कर चुके थे। दूसरी तरफ वुल्फ गैंग का जो लीडर था वो अभी तक यहाँ पर शर्त ही बता रहा था कि शादी में जो तैयारियां होंगी वो ऐसी होनी चाहिए, शादी का जो गार्ड होगा वो लाल कलर के एनवलप में होना चाहिए और कम से कम 1-2 लाख बना देना क्योंकि मैं इतने लोगों को बुलाने वाला हूँ इस शादी के अंदर, बड़े धूमधाम से ये शादी होगी। इतना कहने के बाद ये लोग यहाँ से जाने लगे थे, लेकिन फीफी कहना चाहती कि मैंने तुमसे शादी के लिए तैयार हुई ना तो मेरी माँ को छोड़ो, तो मेरी माँ को क्यों नहीं छोड़ रहे हो। ये सुनकर वो यंग मास्टर जो था वो अपने साथियों से कहते हैं कि जरा इसको छोड़ दो। तो जैसे ही वो फीफी की माँ को छोड़ते हैं वो यंग मास्टर तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए फीफी की माँ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर फीफी एकदम घबरा जाती कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने कहा था कि तुम मेरी माँ को छोड़ोगे, तुम उसको नहीं मार सकते। अंकल जो थे वो तुरंत ही फीफी की माँ को बचाने के लिए चाहते हैं ताकि वो उनको बचा सके, लेकिन यंग मास्टर तो उनको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, वो यहाँ पर उनकी जान लेने वाला था। बेचारी फीफी यहाँ पर रोते रोते थक चुकी थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुमसे शादी के लिए तैयार होंगे, तुम मेरी माँ को छोड़ोगे, लेकिन तुमने उनको नहीं छोड़ा। अंकल जैसे ही जा रहे थे फीफी की माँ को बचाने के लिए यंग मास्टर उनके ऊपर भी अटैक कर देता है जिस वजह से वो दूर जाकर फेंका चुके थे और वो फीफी की माँ को नहीं बचा पाते हैं। ये देखकर पवेलियन मास्टर थे वो बहुत ज्यादा
गुस्सा हो चुके थे वो बीच में आते हैं ताकि उस यंग मास्टर को रोका जा सके, लेकिन यंग मास्टर का जो बाप था वो बीच में आने के बाद पवेलियन मास्टर को भी साइड कर देता है। पवेलियन मास्टर भी यंग मास्टर को नहीं रोक पाए। अब तो लग रहा था कि फीफी की मां मरने वाली है। वो यंग मास्टर बहुत गुस्से के साथ अपनी और ज्यादा पावर को इंक्रीज करता है और उसके बाद वो एकदम भयंकर डीमन जैसा बनने लग गया था, क्योंकि ये डीमन पाथ को फॉलो करता है। ये एक डिमोनिक कल्टीवेटर है जिस वजह से उसके अंदर से डिमोनिक पावर बाहर निकल कर आ रही थी। बहुत ज्यादा भयंकर लग रहा था वो। यंग मास्टर फीफी से कहना चाहता है कि अगर तू अपने आप को बचाना चाहती है ना, जैसा मैं कहता हूँ तुझे वैसा ही करना होगा, वरना जैसे तेरी मां मरने वाली है वैसे ही तू भी मरेगी, क्योंकि मुझे सिर्फ तुझसे मतलब है। अगर तू ज्यादा मनमानी करने की कोशिश करेगी तो काट कर रख दूंगा तुझे भी, क्योंकि तेरे बाद तेरे जैसी और भी लड़कियां मुझे मिल सकती हैं। इसलिए इज्जत से जो कहता हूँ वही कर और अपना बीच में कुछ करने की कोशिश मत करना। वो अपनी पावर का यूज करते हुए उस फीफी की जो माँ थी उसकी पूरी की पावर को निचोड़ रहा था और उसकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब तोड़ रहा था और उसकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है ताकि यंग मास्टर अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बना सके। वो जो लीडर था वो कहने लग जाता है फीफी से कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ जो है तुम्हारे बाप के पास जा रही है, तुम्हारा बाप तो मर ही गया, तुम्हारी माँ भी मरने वाली है, दोनों दूसरी दुनिया में जाकर मिलेंगे, तुम्हें तो उनके लिए खुश होना चाहिए, तो रो क्यों रही हो। जाते जाते वो लीडर अपने बेटे से ये भी कहते हुए जाता है कि जितने भी जिन फैमिली के लोग हैं ना सबको जान से मार डालना, कोई भी बचना नहीं चाहिए, पूरी लाशों का ढेर लगा कर आना, मैं तेरे आने का इंतजार कर रहा हूँ। तो ये सुनकर यंग मास्टर जो था वो तो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। वो अपनी डिमोनिक पावर को एक्टिवेट करता है ताकि पूरे की पूरे यून फैमिली में जितने भी लोग हैं वो उन सभी को मार डाले और उनकी पावर को एब्जॉर्ब करते हुए अपनी डिमोनिक जो पावर है उसको और ज्यादा इंक्रीज कर सके। वो सबसे पहले यहाँ पर फीफी की माँ के ऊपर ही अटैक करता है और ऐसा लग रहा था कि वो अब यहाँ पर अपना दम तोड़ देंगे। उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। बेचारी फीफी और बाकी के जितने भी लोग थे वो यहाँ पर उसकी माँ को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यंग मास्टर की पावर इतनी ज्यादा थी कि वहां तक जा पाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर उनको बचाया जा सकता है। पर जैसे ही फीफी की माँ की जान जाती वहां पर एक बहुत ही अजीब सा अटैक सामने निकल कर आता है और ये अटैक ऐसा था कि आते साथ वो यंग मास्टर के ऊपर लग चुका था, जिस वजह से यंग मास्टर सीधा उसको अटैक वो लगता है और दीवार में जाकर वो धंस चुका था। ऐसा ब्रूटल अटैक आकर उसको लगा था जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अधमरा हो गया वो यंग मास्टर एक ही अटैक में। देखते ही देखते आसमान में एक अजीब सा फॉर्मेशन क्रिएट होने लग जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है, कौन कर रहा है इस तरह की हरकत। यंग मास्टर का बाप बिल्कुल पागल हो गया था कि नहीं मेरे बेटे तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ, कौन ऐसी हरकत करने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हर तरफ गोल्डन एनर्जी भर चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर किनियान एंट्री मारा और जब वो यहाँ पर एंट्री मारेगा तो एक एक को इतनी बुरी तरीके से मारेगा जिसका कोई हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर कौन आ रहा है। देखते ही देखते वो जो गोल्डन एनर्जी यहाँ पर फैली हुई थी वो फीफी की माँ जो होती है उसकी तरफ बढ़ने लग गई थी ताकि उनको बचाया जा सके और जितनी भी उनके अंदर से पावर को उस यंग मास्टर ने निचोड़ लिया है वो पावर उनके पास चली जाए और वो अपने आप को रिकवर कर पाए। जितने भी पिंजरे वगैरह लगे थे फीफी की माँ के ऊपर वो सब ठीक होने लग जाते हैं और फीफी की माँ रिकवर हो रही थी। जितने भी लोग थे वो लोग कहने लग जाते हैं कि आखिर ये फॉर्मेशन किसने क्रिएट किया, ये एक रिकवरिंग फॉर्मेशन है, किसी को भी इसको क्रिएट किया जाता है ना तो वो इंसान कितना भी चोट लगा हुआ क्यों ना हो वो ठीक हो जाता है। ऐसा कौन सा मेहरबान इंसान आ रहा है जो हमारे ऊपर एहसान करने की कोशिश कर रहा है, जिसने यहाँ पर आने के बाद फीफी की माँ को बचा लिया। सारे के सारे लोग बिल्कुल कंफ्यूज थे। वो लीडर तो कहने लग जाता कि कौन है तो जो भी है ना यहाँ पर फॉर्मेशन को क्रिएट करने वाला, हिम्मत है तो मेरे सामने है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ऐसे छुप छुप के फॉर्मेशन बनाकर क्या मतलब है। तब जैसे उसने बुलाया था वहां पर एंट्री मारता है किनियान। वो आया था बिल्ले के साथ, उस लड़की के साथ, उसी बर्ड पे सवार होकर और उसने बनाया था ये फॉर्मेशन जिसको उसने दूर से ही क्रिएट कर लिया यहाँ पर सबकी वाट लगाने को। जब यहाँ पर यून फैमिली के लोग देखते हैं कि ये तो किनियान है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि किनियान वापस आ गया, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो लग रहा था कि किनियान वापस नहीं आएगा, लेकिन फाइनली किनियान आ चुका है। किनियान तुरंत वहां पर आता है, सबसे पहले वो फीफी को बचाता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जिसने फीफी के ऊपर आंख उठाने की कोशिश की। अब मैं आ गया हूं ना, जरा जिगरा तो दिखाए कि कौन फीफी का एक बाल तक पाका कर सकता है। जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे सबकी हालत खराब हो चुकी थी, उनको समझ ही नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या, आखिर ये बंदा है कौन जो यहाँ पर एंट्री मारा है। किनियान तो सबकी वाट लगाने के लिए तैयारी था। वहां पर वो लड़की भी होती जो अपना तीर लेकर रेडी थी। किनियान को एक तीर चाहिए था लेकिन अब वो लड़की खुद ही उसके साथ आ चुकी थी ताकि वो किनियान का साथ दे सके इस बैटल के अंदर। और वुल्फ गैंग को कुत्तों की मौत मारा जाएगा। बिल्ला उस लीडर से कहने जाते कि क्या बोलता बिडू, मरने के लिए तैयार है, तेरा तो गेम बजने वाला है, हम तैयारी के साथ आए हैं तुझे इस दुनिया से ही टाटा बाय बाय करने के लिए। वुल्फ गैंग के लोगों की हालत खराब हो चुकी थी, उनको समझ ही नहीं आता कि ये लोग हैं कौन और यहाँ पर क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। उसमें फाइनली किनियान आकर इन सभी की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करेगा जो कि बहुत मजेदार होगा। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
किन्यान ने सबसे पहले फीफी की जो माँ थी उसको बचा लिया था, जिस वजह से उनकी जान बच जाती है और वो मौत के मुंह से बाहर निकल कर आई थी। फीफी उनको देखकर खुश हो जाती है कि माँ अब ठीक तो है ना, आप होश में आ गई। लेकिन अभी तक कि वो होश में थी नहीं, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा पावर को छीन लिया था उस यंग मास्टर ने। इस वजह से उनको रिकवर करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। बिल्ला यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैंने फीफी तुम्हारी माँ की सोल का जो आखिरी पीस था ना उसको बचा लिया है। हम यहाँ पर गारंटी नहीं दे सकते कि तुम्हारी माँ पहले से रिकवर हो जाएंगे, लेकिन हाँ हम कोशिश जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी हालत हो गई थी ना कि उनको बचाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। अब ये किस्मत के ऊपर ही है कि वो बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। किन्यान जो था वो फीफी और अपनी फैमिली वालों से कहने लग जाता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई, मुझे इससे पहले आ जाना चाहिए था, वरना ये मामला इतना आगे बढ़ता ही नहीं। लेकिन उसके अंकल और बाकी लोग कहने लग जाते कि कोई बात नहीं किन्यान, तुम फाइनली यहाँ पर आ गए ना, हम इसके लिए बहुत ज्यादा खुश हैं, अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। फीफी भी कहने लग जाती है कि किन्यान मुझे पता था तुम जरूर यहाँ पर आओगे और हमें बचाओगे, और देखो तुम यहाँ पर आ गए। लेकिन वो जो यंग मास्टर था जो किन्यान के अटैक की वजह से अभी तक के दीवार में ही अटका हुआ था, वो कहने लग जाता है कि किन्यान अगर तेरे अंदर जिगरा होगा ना तो मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा और मुझसे खुला चैलेंज करेगा। पीछे से अटैक करने वाले को तो मैं कार कहता हूँ, क्या तू भी कार है? अगर कार नहीं है तो मुझे बाहर निकालो और सामने से बैटल लड़के दिखा। तो किन्यान कहता है कि फिक्र क्यों कर रहा है, मैं तुझे छोड़ ही दूंगा वहां से, थोड़ा सा इंतजार तो कर। वो यहाँ पर गैंग लीडर से कहने लग जाता है कि जितने भी तूने हमारी यून फैमिली को नुकसान पहुंचाया, जितने भी डिसेबल की जान लिए ना, जान का बदला जान से लिया जाएगा। मैं तेरे आंखों के सामने तेरे बेटे को मारूंगा, तेरे गैंग वालों की लाशें बिछा दूंगा, तभी जाकर हमारा बदला पूरा होने वाला है। मैं वुल्फ गैंग के हर एक बंदे की लाशें ना रास्ते में लटका दूंगा, ताकि दुनिया को पता चल सके कि यून फैमिली से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। वो यहाँ पर उस यंग मास्टर की जान लेने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर उसका जो फादर होता है वो बिल्कुल बौखला चुका था कि मेरे बेटे तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। किन्यान जो था वो कहने लग जाता है कि तुम्हारा जितना भी खजाना वगैरह है गैंग के पास, वो सारा का सारा हमारी यून फैमिली का होगा। तुम्हारे सारे के सारे मेंबर को गुलाम बनाकर रखा जाएगा, उनसे गुलामों से भी बुरा सलूक किया जाएगा, और इसकी शुरुआत होने वाली है लीडर तेरे ही बेटे से। वो जैसे ही किन्यान अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, लगता है यहाँ पर वो यंग मास्टर मर गया, वो बेहोश हो चुका था और हो सकता है कि उसकी जान चली गई होगी। ये देखकर वो जो गैंग लीडर था वो पागल हो गया था। वो कहता है कि किन्यान मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे बेटे को मार दिया। वो तुरंत जा रहा होता है किन्यान की जान लेने के लिए, पूरी तैयारी के साथ, तो पूरे गुस्से के साथ। लेकिन वहां तक आने से पहले ही वो जो लड़की होती है वो अपना तीर चला देती है। इस वजह से वो गैंग लीडर उड़कर दूर फेंका चुका था। वो यहाँ पर किन्यान तक के पहुंच ही नहीं पाया। इस तीर के अटैक को देखकर वो बिल्कुल हैरान रह चुका था। वो उस लड़की से कहने लग जाता है कि आखिर तू है कौन, तेरे पास इतना कमाल का तीर कैसे है जिसने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया बस एक अटैक के अंदर। तो वो लड़की कहने लग जाती है कि तेरी औकात नहीं कि तुझे मैं अपने बारे में बताऊं। तो वो लीडर कहने लग जाता है कि बहुत ज्यादा डायलॉग बाजी चल रही है ना, आज ही मैं यहाँ पर तुझे और इस किन्यान दोनों को अपने बेटे के साथ ही दफन करूंगा। मेरा बेटा अकेले दफन नहीं होने वाला। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने स्वॉर्ड की पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है, जिससे होता ही है कि जितने भी लोग यहाँ पर मरे हुए थे, जितनी भी लाशें पड़ी थी, सभी लाशों की पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है। अब वो जाकर मर्ज हो रही थी उसकी उसी स्वॉर्ड के साथ और उसके शरीर के साथ, जिस वजह से गैंग लीडर की जो स्वॉर्ड थी वो इतनी ज्यादा भयंकर हो गई होती है जिसका कोई हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। दूर से किन्यान ये देखकर कहने लग जाता है कि इसका बाप और बेटा दोनों डिमोनिक पावर को कल्टीवेट करते हैं, लेकिन फिर भी ये किसी काम के है नहीं। किन्यान कहने लग जाता है कि वाह बहुत अच्छी टेक्निक दिखाई तुमने, लेकिन मजा नहीं आया ये देखकर। तो गैंग लीडर कहने लग जाता है कि मजा तो मैं तुझे अब दिलाऊंगा, देखता हूँ कि तू यहाँ पर मेरे सामने कैसे टिक पाता है। पहले तू मरेगा, उसके बाद तेरी की पूरी यून फैमिली मरेगी। वो तुरंत जा चुका था किन्यान के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन किन्यान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल चुका था और उसके बाद वो उस गैंग लीडर से लड़ने के लिए तैयार होता है। दोनों यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करके तैयार हो चुके थे और उसके बाद किन्यान ने सीधा का सीधा ब्लड ड्रिंकिंग स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर लिया था, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की टेक्निक होती है। तो उसी के साथ साथ उस गैंग लीडर ने भी अपनी टेक्निक को यूज कर लिया था। दोनों का जैसे अटैक टकराता है, वहां पर एक बहुत ही भयंकर ब्लास्ट होता है जिसके ऑरा के सामने ही कोई टिक नहीं पाता। इतना खतरनाक ये अटैक था। वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते ताकि एक दूसरे की जान ले सके। जहाँ पर वो गैंग लीडर जो था वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, किन्यान के काफी सारे अटैक को वो रोकता भी है और उसके ऊपर अटैक भी कर रहा था, लेकिन किन्यान के सामने टिक पाना उसका बहुत मुश्किल होता है। किन्यान अपनी पावर का यूज करते हुए उसको बहुत मारता है, मार कर उसने गैंग लीडर की हालत खराब करके रख दी थी। पर तब भी गैंग लीडर हार मानने को तैयार नहीं। वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए अभी तक एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जहाँ किन्यान एक बहुत ही ब्रूटल अटैक देकर मार देता है उस गैंग लीडर के ऊपर, तो वही गैंग लीडर भी अपनी स्वॉर्ड की पावर को और ज्यादा भयंकर तरीके से एक्टिवेट कर चुका था। और जैसे उसने ये किया, उसकी स्वॉर्ड के अंदर से जितना भी ब्लड और जो मरे हुए लोग यहाँ पर थे उनका गया था, उसकी मदद से वो एक स्लैश अटैक तैयार कर लेता है। और जैसे उसने स्लैश अटैक देकर मारा था किन्यान के ऊपर, किन्यान तुरंत उस अटैक से बच जाता है, लेकिन उसके अटैक की वजह से पूरा का पूरा यून फैमिली का घर वगैरह टूटने लग गए थे। यहाँ पर वो गैंग लीडर रुकता नहीं और उसके बाद और भी कई सारे उसी ब्लड स्लैश अटैक का यूज कर रहा होता है, जिसकी मदद से वो किन्यान की जान ले सके। लेकिन
लेकिन केनियन उसके सारे के सारे अटैक से बच जाता। एक भी स्लैश अटैक उसका एक बाल तक भागा नहीं कर पाया था, जो देखकर गैंग लीडर के दिमाग में आग लग जाती है कि नहीं, मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला हूँ। वो पहले शांत खड़ा हो जाता है ताकि देख सके कि कब केनियन उसके पास आता है, और जैसे केनियन आया था उसके ऊपर अटैक करने के लिए, तुरंत ही वो अचानक में जाता है और केनियन के ऊपर अटैक देकर मार चुका था। ये पहला स्लैश अटैक था जो केनियन को जाकर लगा। इस वजह से केनियन दूर जाकर फेंका तो जाता है, लेकिन उतना कुछ खास उसके ऊपर असर हुआ नहीं था। केनियन दोबारा से अपने आप को ठीक करता है और वापस अपनी स्वॉर्ड लिए हुए वो चला जा चुका था उस गैंग लीडर के साथ फाइट करने के लिए, और इन दोनों का बैटल एक बार फिर से वैसे ही शुरू हो चुका था, जहाँ इस बार केनियन पहले से भी ज्यादा गुस्से में होता है। वो गैंग लीडर को छोड़ने वाला नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपना महल के अंदर बैठा हुआ था। उसके पास एक सिपाही आता है, वो कहने लग जाता है कि युन फैमिली के जितने भी लोग हैं ना, उन लोगों ने वो वुल्फ गैंग वालों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। पूरा मामला उल्टा पड़ चुका है। अब यहाँ पर वुल्फ गैंग के लोग हारते हुए नजर आ रहे हैं, तो हमें अब क्या करना चाहिए। तो ये सुनकर वो जो बंदा यहाँ पर बैठा हुआ था वो कहने लग जाता है कि उस युन फैमिली वाले में कुछ बचकाने होंगे जो उछल रहे होंगे। उनको लगता है कि वो उतना उछल लेंगे तो सारे के सारे दुश्मनों का मुकाबला कर पाएंगे, लेकिन हमें उसकी फिक्र नहीं है, उछलने तो उनको जितना उछलना है। तो यहाँ पर वो बंदा कहने लग जाता है कि यहाँ पर वुल्फ गैंग के लोग तो जीत ही गए थे, युन फैमिली में ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि उस वुल्फ गैंग को हरा पाता। पर तब बाद में एक बंदा आया जो कि कहते हैं कि वो युन फैमिली का यंग मास्टर है। उसने आते साथ ही उस गैंग लीडर के बेटे को एक बार के अंदर ही जान से मार डाला, और वही फाइट कर रहा है उस गैंग लीडर के साथ। अकेला बंदा है जो वुल्फ गैंग के लोगों को हैंडल किए हुए। उसके अलावा इस युन फैमिली के अंदर ऐसा कोई भी नहीं था जो वुल्फ गैंग का मुकाबला कर पाए। यहाँ तक कि गैंग लीडर ने अपनी वो ब्लड स्वॉर्ड का भी यूज कर लिया, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये सुनकर वो बंदा कहने लग जाता है कि आखिर वो केनियन इतना यूजलेस इंसान उस वुल्फ गैंग के बंदों की वाट कैसे लगा सकता है। उसने तो यहाँ पर उस गैंग लीडर को अपनी स्वॉर्ड भी यूज करने के ऊपर मजबूर कर दिया, जो कि कभी वो स्वॉर्ड यूज करता ही नहीं था। समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस केनियन के पास ऐसी कौन सी पावर का नमूना लग गया हाथ में जिसकी मदद से वो इतने ज्यादा बड़े बड़े कारनामे करके दिखा पा रहा है। वो जो बंदा था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि मास्टर त्यारियन एकेडमी के लोग आए हैं और शैंगवान फैमिली के कुछ मार्शल मास्टर वगैरह आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्या मैं उनको अंदर आने की परमिशन दे दूं? तो बंदा कहने लग जाता है कि उन लोगों को लगता है कि मैं अकेले उस केनियन का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो मेरा साथ देने के लिए आ रहे हैं क्या? उन लोगों को क्या लगता है कि मैं उस बी हुआ जैसा लूजर इंसान हूँ जो कि केनियन के सामने हार जाऊंगा? मुझे किसी और का साथ नहीं चाहिए, मैं अकेले यहाँ पर उस केनियन को फाड़ कर रख सकता हूँ। वो गुस्से में आकर अपने ही उसी सिपाही को जान से मार डालता है जो बेचारा उसको खबर देने के लिए आया हुआ था, और इसके बाद वो पूरे गुस्से के साथ बाहर निकल कर आता है और कहने लग जाता है कि बताओ आखिर तुम लोगों का क्या मतलब है यहाँ आने का, इस रीजन से तुम लोग यहाँ पर आए हो? तो वो लोग कहने लग जाते हैं कि देखिए हम यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं ताकि आगे जो भी परेशानी होगी ना उसको आप अच्छे से हैंडल कर सके। और अब हमें पता चलता है कि ये बंदा असल में कोई और नहीं बल्कि लिनवी है, वही लिनवी जिसने केनियन को चैलेंज किया था कि वो उसके साथ फाइट करना चाहता है। वो कहने लग जाता है कि केनियन मैं तो यहाँ पर बस ये सोच के रखा हुआ हूँ कि किस तरह से मैं तेरी जान लूं, तेरी जान लेने के अलग अलग प्लान बना के रखा हूँ मैंने, और उसी हिसाब से मैं तेरी जान लेने वाला हूँ। तो वहीं वो जो गैंग लीडर था वो अभी भी यहाँ पर केनियन के साथ फाइट करने में लगा हुआ था। इनका बैटल अभी तक के वैसे ही चल रहा होता है, जहाँ पर केनियन की जो स्वॉर्ड थी वो भी अब खत्म हो जाती है क्योंकि उसने अपने ऑरा की मदद से ये स्वॉर्ड बनाया था। असल में कोई स्वॉर्ड थी नहीं वो, तो इस वजह से थोड़े टाइम के अंदर वो स्वॉर्ड भी गायब हो गई। तो ये देखकर वो गैंग लीडर को लगने लग जाता है कि अब केनियन यहाँ पर हार गया, उसको हराना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। गैंग लीडर चिल्लाने लग जाते हैं कि हमारे लीडर ने इस केनियन की वाट लगा कर रख दी, लीडर जाइए और पूरी की पूरी युन फैमिली को खत्म कर दीजिए, हमारे यंग मास्टर को इन लोगों ने मारा है, ये लोग जिंदा नहीं बचने चाहिए। तो युन फैमिली के लोग यहाँ पर केनियन से कहना चाहते हैं कि केनियन जरा संभल के, ये लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें अपने आप को बचाते हुए इनकी वाट लगा कर रखनी है, हमें यकीन है कि तुम यहाँ पर ये बैटल जरूर जीतोगे और इस वुल्फ गैंग वालों को उनकी औकात दिखा कर रहोगे। गैंग लीडर जो था वो यहाँ पर केनियन से कहना चाहता है कि मैं तेरी पूरी चमड़ी उधेड़ दूंगा और उसका चादर बनाऊंगा ताकि अपने बेटे की कब्र के ऊपर रख सकूं, रिचुअल करने के तेरी खोपड़ी निकाल लूंगा, उसके अंदर सामान डाल के मैं रिचुअल करूंगा ताकि मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार पूरा कर सकूं। तो केनियन तुम मरने के लिए तैयार हो जा, तू मरेगा, तेरे साथ साथ तेरी पूरी की पूरी युन फैमिली खत्म होगी, सबका जिम्मेदार तू ही होने वाला है। तो यहाँ पर केनियन कहना चाहता है मानना पड़ेगा, बड़ा क्रिएटिव बंदा है तूने पहले से हिसाब लगा लिया कि चमड़ी का क्या करना है, स्कल का क्या करना है, हड्डियों का क्या करना है, पर ये हिसाब नहीं लगाया कि तेरी जान का क्या करना है। गैंग लीडर तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए वहां पर एक बहुत ही भयंकर अटैक को रेडी कर लेता है। जैसे उसने ये अटैक रेडी किया था आसमान के अंदर मानो छेद होने लग जाता है। इस टेक्निक का नाम था 10,000 डिमोनिक शैडो टेक्निक, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी, और ये होते साथ ही आसमान फटता है और आसमान के अंदर से बहुत सारी स्वॉर्ड्स बाहर निकल कर आ रही थी, जो कि उसकी एक स्वॉर्ड का डिमोनिक शैडो होता है। और जैसे वो स्वॉर्ड यहाँ पर आई थी उसको देखकर केनियन तुरंत अपनी पाम अटैक को यूज कर लेता है। जैसे उसने पाम अटैक यूज किया सारे के सारे स्वॉर्ड यहाँ पर उसके करीब नहीं आ पाते और उसका पाम अटैक सभी 10,000 स्वॉर्ड अटैक को रोके जा रहा था। इतना स्ट्रॉन्ग होता उसका पाम अटैक जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सका। इतने सारे स्वॉर्ड को उसने अकेले यहाँ पर अपने पाम अटैक की मदद से रोक लिया था।
उसके अटैक रोकने की वजह से जो ऑरा बाहर निकल रहा था, उस ऑरा के सामने बाहर आसपास खड़े लोग भी टिक नहीं पा रहे थे। बाहर खड़े लोग की हालत खराब होने लग जाती है। किन्यान यहाँ पर काफी टाइम तक के अपने पाम अटैक की मदद से उन स्वॉर्ड को रोकता तो है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका पाम अटैक जो था वो खत्म हो चुका था और अभी तक की वो स्वॉर्ड खत्म नहीं हुई थी। इस वजह से स्वॉर्ड ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। हर तरफ धुआं हो जाता है। लोगों को लगने लगता है कि किन्यान मर गया। सारी स्वॉर्ड उसके ऊपर गिरी और स्वॉर्ड ने किन्यान की जान ले ली। की जान ले ली। बड़ा उछल रहा था, लेकिन ये तो ज्यादा टाइम तक कुछ कर नहीं पाया और इसकी जान चली गई। यन फैमिली के लोग बिल्कुल घबरा जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, किन्यान तुम मर नहीं सकते, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन वो जो वुल्फ गैंग वाला था वो कहने लग जाता है कि देखा मेरी स्वॉर्ड कितनी ज्यादा कमाल की है, मेरी स्वॉर्ड जरा मेरे पास वापस आ जा, तूने अपना काम कर दिया इस किन्यान को मार कर, तुझे तो मैं पलकों पे बैठा कर रखूंगा, मेरी स्वॉर्ड आ जा मेरे पास। लेकिन उसकी स्वॉर्ड उसके पास आती ही नहीं। ये देखकर वो गैंग लीडर हैरान हो चुका था कि मेरी स्वॉर्ड को क्या हुआ, स्वॉर्ड मेरे पास आ क्यों नहीं रही। वो धुएं के अंदर ही अपनी स्वॉर्ड को ढूंढने लग जाता है। जैसे वो धुएं के अंदर जा रहा था, उसको नहीं पता था कि वो किन्यान के ट्रैप के अंदर ही फंसता जा रहा है। वो कहने लग जाता है कि किन्यान क्या तू अभी तक के जिंदा है, क्या तेरे पास मेरी स्वॉर्ड है। तब वहां पर किन्यान आता है, उसे कहने लग जाता है कि यार तेरी स्वॉर्ड अच्छी तो थी, लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, लगता है कि चाइना माल तूने लिया था। देख मैंने तेरी स्वॉर्ड को डिवोर किया और मेरे पास जो स्वॉर्ड का कवर है जिसके अंदर मैं अपनी स्वॉर्ड रखा करता था उसके साथ जाकर मर्ज कर दिया। मेरे स्वॉर्ड कवर की थोड़ी सी भी पावर नहीं बढ़ी। यार तेरी स्वॉर्ड लगता है कि नकली थी। गैंग लीडर पागल हो चुका था कि तेरी हिम्मत कैसे, तूने मेरी पूरी की पूरी स्वॉर्ड को डिवोर कर गया। तुझे पता भी है कि वो कितनी ज्यादा कीमती स्वॉर्ड थी, मैं तेरी जान ले लूंगा। ऐसी स्वॉर्ड नसीब से भी किसी को नहीं मिलती है। लेकिन किन्यान को क्या ही फर्क पड़ने वाला था। हमें कुछ टाइम पहले का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर किन्यान ने अपना जो स्वॉर्ड कवर है उसके पास उसको बाहर बुला लिया था और जैसे उसने उसको बुलाया, जितना भी वो 10,000 अटैक बन के आ रहा था, उस अटैक को चीरते हुए उसका स्वॉर्ड कवर ऊपर गया और उसने सीधा का सीधा डिवोर ही कर लिया उसी गैंग लीडर की स्वॉर्ड को। इतना ब्रूटल अटैक उसने स्वॉर्ड के ऊपर देकर मारा कि स्वॉर्ड यहाँ पर पूरी तरह से डिवोर हो चुकी थी। इस वजह से ही वो 10,000 स्वॉर्ड का अटैक खत्म हुआ था और किन्यान ने अपने पाम अटैक को रोक लिया, क्योंकि अब जरूरत ही नहीं थी पाम अटैक करने की, क्योंकि वो स्वॉर्ड ही गायब हो चुकी थी। किन्यान गैंग लीडर से कहने लग जाता है कि अब तो बच्चों जैसा रोना शुरू मत कर देना, क्योंकि मैं तेरे लिए दूसरा कोई वेपन ला दूंगा, अच्छा लाऊंगा जिसका तू ढंग से इस्तेमाल कर पाएगा। गैंग लीडर पागल हो चुका था। वो कहने लग जाता है कि किन्यान शैतान के बच्चे, तू इंसान नहीं हो सकता, तू शैतान है। वो यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्से में था कि मानो गुस्से की वजह से वो पूरा शरीर उसका फट जाएगा, भूल को भूत बन जाएगा। वो किन्यान भी एक पल के लिए देखकर हैरान हो चुका था कि इसको क्या हुआ, ये करने क्या वाला है। देखते ही देखते वहां का पूरा मौसम बदलने लग जाता है और अजीब सा ऑरा चारों तरफ फैल गया था। पूरी डिमोनिक पावर बढ़ने लग गई थी। पता नहीं आखिर ये जो गैंग लीडर था वो क्या कर रहा था। लगता है कि कोई बहुत ही भयंकर डिमोनिक टेक्निक का यूज कर रहा होगा। और तब हम देख पाते हैं कि उस गैंग लीडर ने अपने आप को एक डीमन में कन्वर्ट कर लिया। बिल्कुल उसने डिमोनिक टेक्निक का यूज किया, जिस वजह से वो एक डीमन बन चुका था। डीमन बनने के बाद वो किन्यान के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है ताकि वो किन्यान की जान ले सके। वो एक के बाद एक करते हुए किन्यान के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था, लेकिन किन्यान भी अपनी पावर का यूज करते हुए उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। किन्यान जैसे ऐसे एक एक उंगली से टच क्या करता कि उस गैंग लीडर के सभी अटैक वहां पर डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। लेकिन गैंग लीडर रुकने वाला नहीं था। किन्यान अपने स्वॉर्ड कवर को बाहर करता है और जैसे उसने उसको सामने किया था वो एक प्रोटेक्शन बैरियर बन जाता है उस गैंग लीडर के अटैक को रोकने का। गैंग लीडर उस बैरियर को तोड़कर आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। अपनी पूरी ताकत यूज कर लेता है, लेकिन किन्यान तक के पहुंच पाना ही उसके लिए नामुमकिन लग रहा था। और यहाँ पर वो गैंग लीडर रुकने वाला नहीं था। वो बिल्कुल भड़का हुआ था। वो किसी भी हालत में किन्यान को मार कर रहेगा। तो जैसे वो किन्यान के ऊपर अटैक करने वाला था, उसके अटैक को करने से पहले ही वो जो लड़की होती है तुरंत अपने तीर कमान को चला देती है। और जैसे उसने अपने तीर कमान को चलाया, वो तीर सीधा निकलता है और सीधा माथे में जाकर घुस चुका था उस गैंग लीडर के, और घुसते साथ ही वो आर पार हो गया, जिस वजह से गैंग लीडर वहां पर एकदम स्टॉप हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसकी जान चली गई। गैंग लीडर यहाँ पर टपक गया। जितने भी लोग यहाँ पर खड़े थे वो लोग ये देखकर कहने लग जाते कि अरे भाई साहब, ये तो गैंग लीडर मर गया। गैंग लीडर नहीं मर सकता, कि इतनी आसानी से कैसे मर गया। पूरा एल्डर की तो फटकर और हाथ में आ गई थी कि ये नहीं हो सकता। हम तो गैंग लीडर के भरोसे ही थे ना कि अगर हम उसका साथ देंगे तो वो किन्यान और पूरी की पूरी यून फैमिली को खत्म कर देगा। अब तो गैंग लीडर ही मर गया। अब किन्यान हमें नहीं छोड़ने वाला, वो हमें दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। लेकिन यून फैमिली के सारे के सारे लोग तो बिल्कुल खुश थे कि फाइनली किन्यान ने आकर हमारी यून फैमिली को बचा लिया। अगर वो नहीं आया होता तो बहुत बुरा हाल होता। इसके बाद देखते ही देखते किन्यान जो था वो अपने ब्लड एसेंस की पावर का यूज करने लगता है। ये थी जब वो एम्पायर हुआ करता था अपर रेल्म के अंदर, तो वहाँ की सबसे खास टेक्निक। जैसे उसने इस टेक्निक को यूज किया था, बिल्ला उससे कहने लग जाता है कि किन्यान तू सठिया तो नहीं गया, ये क्या कर रहा है तू, पता है ना ये टेक्निक कितनी ज्यादा खतरनाक है। अगर तूने ये किया तो तेरा पूरा पूरा ब्लड एसेंस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तेरी कल्टीवेशन भी बहुत लेवल तक के नीचे गिर सकती है। पागल हो गया क्या, ये मत कर। लेकिन किन्यान कहता है कि नहीं, जब मैं यहाँ पर इतनी पावर को लेकर अपनी फैमिली को नहीं बचा सकता ना, तो मेरा पावर रखने का भी कोई मतलब नहीं है। मैं अभी जा रहा हूँ हेवन के खिलाफ, ताकि जितने भी मेरे यहाँ पर फैमिली के लोग मरे हैं, हेवन से उनकी सोल को वापस खींच कर लाने के लिए।
किनियान जो था वो जितनी भी इसकी फैमिली के लोग मरे हुए थे उनको वापस से जिंदा करना चाह रहा था। वो उनकी सोल को कलेक्ट करने के लिए इस टेक्निक को यूज कर रहा था। देखते ही देखते जितने भी यहाँ पर लोग मरे थे उनकी पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है और सारी की सारी पावर जाकर किनियान के साथ मर्ज हो रही थी और किनियान हेवन के खिलाफ जाते हुए उनकी सोल को वापस ला रहा था। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा कमाल का होता है और देखते ही देखते किनियान ने सारे के सारे लोगों के अंदर उनकी सोल को वापस डाल दिया था। नुकसान इससे उसको कितना हुआ इसका कोई हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। उसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा डैमेज हुई थी, लेकिन आखिरकार उसने अपनी फैमिली वालों को जिंदा कर लिया। जितने भी लोग उसकी यून फैमिली के लोग मरे थे वो सब वापस से जिंदा हो चुके थे, जो चीज देखकर किनियान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। साथ ही साथ बिल्ला भी खुश हो चुका था, लेकिन वो वुल्फ गैंग के जो लोग थे वो लोग पागल हो गए थे। वो कहने लग जाते कि नहीं, ये कोई इंसान नहीं हो सकता, ये तो इंसान को मरने के बाद भी वापस से जिंदा कर देता है, भागो यहाँ से। पूरे के पूरे वुल्फ गैंग के लोग अपना दुम दबाकर भागने में लगे हुए थे। उनका गैंग लीडर तो मर ही गया, इनकी क्या औकात है, ये लोग कुछ कर ही नहीं सकते। अब उनके साथ साथ वो जो 4 एल्डर थे वो भी अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देते कि हमें भी भागना पड़ेगा क्योंकि हम भी यहाँ पर अब नहीं रह सकते, किनियान हमें भी मार डालेगा और हमें दोबारा जिंदा भी नहीं करेगा। तो ये सुनकर किनियान जो था वो कहने लग जाता है कि मेरी जिन फैमिली के साथियों उठो, तुम्हें दोबारा से जिंदगी मिली है ना, तो जितनी भी लोगों ने तुम्हारी जान ली थी सबको एक एक को चुन चुन कर मारना। मैं वुल्फ गैंग के एक भी बंदे को सांस लेता हुआ यहाँ देखना नहीं चाहता, जाओ और उनको फाड़ कर रख दो। अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी ही फैमिली के जितने भी लोग थे उनकी पावर को इंक्रीज कर रहा था, जिस वजह से होता ये कि पूरे के पूरे इन फैमिली वाले लोग जाते हैं वुल्फ गैंग के साथ भिड़ने के लिए। एक भयंकर बैटल यहाँ पर शुरू हो चुका था। वुल्फ गैंग के लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन फैमिली के लोगों ने उनकी वाट लगा कर रख दी थी। दूर से एल्डर वगैरह भी ये चीज देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली किनियान ने ये कर दिखाया। इस 4 एल्डर की भी वाट लगी और वुल्फ गैंग वालों की भी वाट लगी। पवेलियन मास्टर और किनियान के अंकल भी मैदान के अंदर आकर पहुंच जाते हैं ताकि वो भी वुल्फ गैंग वालों की लाशें बिछा सके। जितना थोड़ी देर पहले वुल्फ गैंग के लोग इन फैमिली को परेशान कर रहे थे, उनकी जान ले रहे थे, पूरा का पूरा गेम उल्टा हो चुका था और अब यहाँ पर इन फैमिली के लोग उस वुल्फ गैंग के लोगों की लाशें बिछा रहे थे। एक एक बंदा 10-10 वुल्फ गैंग के बंदों को मार डालता। बिल्कुल सेटिस्फाइंग ये सीन होता है। इसके बाद किनियान जो था वो आता है फीफी के पास और उससे कहने लग जाता है कि फीफी मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी। अगर मैं जल्दी आ गया होता ना तो तुम्हें ये तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, लेकिन मैं तुम्हारी माँ को ठीक कर दूंगा। वो तुरंत जैसे अपनी पावर का यूज करता है तो फीफी की जो माँ थी वो यहाँ पर ठीक हो चुकी थी। उनकी सोल का कुछ ही पार्ट बचा हुआ था, लेकिन किनियान ने अपने ब्लड एसेंस का यूज करते हुए उनको पूरी तरह से रिकवर कर दिया और अब वो यहाँ पर होश में आ चुकी थी। जितनी भी उनको घाव वगैरह लगे थे, जितनी भी उनको तकलीफ हुई थी, वो सारी की सारी तकलीफ खत्म हो जाती है। किनियान कहना चाहते हैं कि देखो मैंने इनकी जान तो बचा ली है, ये ठीक हो चुकी है, लेकिन इतने साल से इनके अंदर जो पॉइजन वगैरह डाला गया था ना, इसका असर निकलने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। तुम्हें अपनी माँ का ख्याल रखना है, तुम्हें उनको रिकवर करने में हेल्प करनी है, तभी जाकर तुम्हारी माँ पूरी तरह से ठीक हो पाएंगी। मेरे पास कुछ पिल वगैरह है जो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम उनका इस्तेमाल करना अपनी माँ को रिकवर करने के लिए। उम्मीद है कि थोड़े टाइम के अंदर जब वो अपना ख्याल रखना शुरू कर देंगे ना तो वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे, तुम उनकी टेंशन मत लेना। फीफी एकदम ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। वो किनियान से कहना चाहती है कि किनियान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी। आज जो तुमने किया है ना मैं इसको कभी भी नहीं भुला सकती। किनियान यहाँ पर ये भी अनाउंस करता है कि मैं 3 दिनों के अंदर ना बहुत सारी पिल को रिफाइन करने की कोशिश करूंगा ताकि जितने भी लोग यहाँ इंजर्ड हुए हैं सब अपने आप को रिकवर कर सके, अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग बना सके। उसके बाद आइंदा कभी भी कोई हमारी यून फैमिली के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है ना तो उसकी जान ले ली जाएगी। हम अब कभी पीछे हटने वाले नहीं है। तो वहीं जैसे 4 एल्डर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, अंकल जिनमें आकर उनको सामने से रोक लेते हैं, वो उनको आगे जाने नहीं देते। पीछे से किनियान आकर पहुंच चुका था। किनियान वहां पर आने के बाद उन 4 एल्डर से कहने लग जाते कि देखो मैंने तुम्हें बहुत सारे मौके दिए थे, लेकिन तुम किसी भी मौके पे खड़े नहीं उतरे। तुमने अपनी औकात हमेशा दिखा कर रखी, इसलिए अब तुम्हें मौका देना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ऐसा लग रहा था कि अंकल जिनमैंग ने उन 4 एल्डर की जान ले ली। इन 4 एल्डर की तो वाट लग चुकी थी। दूसरी तरफ हम ब्रदर युनजुआन को देखते हैं, जहाँ पर युनफान जो था उसने बुरा हाल करके रखा था। उसी ब्रदर युनजुआन का उसका जो साथी होता है वो आकर सारी की सारी बात बताने लग जाता है कि किनियान ने ये क्या किया। उसने पूरे के पूरे वुल्फ गैंग वालों की वाट लगा दी और वो लोग अब यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। उनका लीडर भी मारा, लीडर का बेटा भी मारा, पूरे के पूरे वुल्फ गैंग को दुनिया के नक्शे से ही मिटा कर रख दिया उसने। तो युनफान कहने लग जाता है कि उस लीडर के पास तो लिनवी की स्वॉर्ड थी ना, लिनवी ने अपनी स्वॉर्ड दिया था ताकि वो किनियान को जान से मार सके, लेकिन तब भी वो कोई काम कर नहीं पाया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर उस किनियान ने कौन सी टेक्निक का यूज किया जिसकी मदद से उसने पूरे वुल्फ गैंग की वाट लगा कर रख दी। वो गैंग का लीडर तो काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था, उसके पास स्वॉर्ड भी कमाल की थी, लेकिन फिर भी वो इतनी बुरी तरीके से हार गया। लगता है कि जितना कमजोर मैंने सोच के रखा था किनियान को उतना कमजोर वो है नहीं। इरफान कहने लग जाता है कि मैं तो बस यहाँ पर उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब यहाँ पर किनियान की लिनवी के साथ फाइट होगी। अगर उस फाइट के अंदर भी किनियान जीत जाता है ना तो उसके बाद मुझे क्या करना है किनियान का मैंने उसका अभी से हिसाब लगा कर रखा है, लेकिन पहले मैं देखना चाहता हूँ कि वो उस फाइट में जीतता है या फिर वो उसी फाइट के अंदर मारा जाता है। वो अपने एल्डर से कहने लग जाते हैं कि जाओ और ये जो ब्रदर युनजुआन है ना इसकी अधमरी लाश को जाकर उसको दे देना, समझ में आएगा कि आखिर इसका हाल ऐसा किसने किया है। ब्रदर युनजुआन जिंदा तो था लेकिन ऐसा हाल हो गई था उसका कि जिसका कोई हिसाब भी नहीं लगाया जा सका। अब देखते ही देखते वो दिन करीब आ चुका था जब होगी फाइट लिनवी की किनियान के साथ। तो किनियान कहीं जाने से पहले वहां पर आकर पहुंच जाता है जहां पर
वो बैटल होने वाला है। और उसके सामने लिनवी खड़ा था। केन्यान उसको देखकर कहने लग जाते कि क्या हुआ लिनवे, इतना मेकअप लगा के घूमता है क्या? तेरे मुंह पर इतनी पट्टी क्यों लगी हुई है? क्या यही सजा रहा था अपने आप को, या किसी ने कुत्तों जैसा तेरा हाल कर दिया था जिस वजह से तेरा मुंह इतना बुरी तरह से फटा हुआ जिसको तूने बांध कर रखा है? वैसे मैं यहाँ पर शराब पी रहा हूँ, आजा साथ में बैठकर पिएगा क्या? दारू पार्टी करेंगे फाइट करने से पहले। वो यहाँ पर शराब का गिलास उठाकर फेंक कर मारता है उसी लिनवी को, लेकिन लिनवी तुरंत अपने आप को बचाते हुए उस गिलास को पकड़ चुका था। उसको लगा कि यहाँ पर केन्यान उसके ऊपर अटैक करने वाला है, लेकिन फिर भी केन्यान अटैक नहीं कर रहा था, सिर्फ उसको शराब देना चाह रहा था। लेकिन ये करने की वजह से थोड़ी सी जो पट्टी होती है वो हिल चुकी थी और अंदर का थोड़ा सा सीन केन्यान देख पाता है कि ये जो लिनवी है इसका शरीर ना सच में अलग अलग जगह से फटा हुआ है और उसी चीज को इसने पट्टियां बांध कर ना छुपा कर रखा है। मैं मानता हूँ कि मैंने यहाँ पर आने में थोड़ा सा लेट कर दिया, लेकिन वो तुझे पता है क्यों मैंने लेट किया? पता है, यही चीज मैं सोच रहा था कि मैं तेरी किस तरह से जान लूंगा और मरने के बाद तेरा शरीर जो अधमरी हालत में पड़ा होगा ना उसको देख कर मैं कितना हंसूंगा। यही सोचते सोचते मुझे इतना टाइम हो गया आने में। तो केन्यान कहने लगा था कि अच्छा ऐसी बात है, जरा मुझे भी तो सुना ना, तूने क्या क्या सुनकर क्या क्या सोचकर इतनी हंसी उड़ाई है मेरी। तो यहाँ पर लिनवी कहना जाता है कि दिख रहा है तुझे पता है यूनफान कौन है? उस यूनफान ने ना तेरे लिए एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट भेज कर रखा है। तूने यहाँ पर उस वुल्फ गैंग वालों को वाट लगाया, उनकी जान लेना, तो इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए उसने एक गिफ्ट भेजाया है तेरे महल के अंदर। जरा जाकर देख तो वो गिफ्ट क्या है, गारंटी देता हूँ तुझे बहुत पसंद आएगा। इसके बाद जैसे ही केन्यान अपने महल के अंदर आता है उसको वहाँ पर नजर आता है कि ब्रदर युनजुआन जो है वो बिल्कुल अधमरी हालत में पड़ा हुआ है। उसको इतना बुरी तरीके से मारा गया कि उसके पूरे मेडियन डिस्ट्रॉय है। वो उसकी कॉन्शियसनेस सी जो होता है जहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाकर कल्टीवेशन की जाती है उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और ऐसी हालत हो गई है ब्रदर युनजुआन की कि शायद उसको बचाना बिल्कुल नामुमकिन होगा, उसकी जान भी शायद नहीं बचाई जा सकती। तो ये सुनकर केन्यान जो था उसके गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो यहाँ पर लिनवी से कहने लग जाता है कि तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जिसने भी ब्रदर युनजुआन का ये हाल किया है ना उसको उसका हिसाब जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं हिसाब किताब अधूरा छोड़ता नहीं हूँ। लेकिन पहले मुझे तेरे से हिसाब किताब पूरा करना है, क्योंकि कोई भी मेरी युन फैमिली के ऊपर आंख उठाने की भी कोशिश करता है ना वो मेरी आंखों में जम जाता है बिल्कुल एक दुश्मन की नजरों से, और जब तक कि वो मेरी आंखों से नहीं निकलता जब तक मैं उसकी जान ना ले लूं। तो तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, जो मेरे दुश्मन है ना उनका मैं अपने हिसाब से मुकाबला करूंगा और उनसे सबक सिखाऊंगा उनको। तो लिनवी कहना चाहता है कि मानना पड़ेगा केन्यान, तो अभी तक वैसा ही है जैसे हमारी मुलाकात बचपन में हुआ करती थी, जरा सा भी नहीं बदला तू अभी भी वैसा ही एटीट्यूड में बात करने वाला है जैसा कि पहले था। तो केन्यान कहता है कि बचपन भी तुझे मुझे उंगली करने में बहुत मजा आता था, हर बार तो मुझे परेशान करने के लिए पहुंच जाता था, आज भी तू यही करने वाला है क्या? लेकिन मैं तुझे एक पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूँ, अब तक कि हम दोनों ने जितने भी बैटल के अंदर पार्टिसिपेट किया है, जितने भी कंपटीशन के अंदर हमने पार्टिसिपेट किया ना, तुझे याद होगा कि तू हर बार सेकंड ही आया, फर्स्ट कौन आता था? मैं। तो तुझे क्या लगता है कि हमेशा सेकंड पोजीशन पे आने वाला बंदा क्या इस बार फर्स्ट पे आ जाएगा मुझे हरा कर? कभी भी नहीं। तो ये सुनकर लिनवी कहना चाहता है कि अच्छा होता कि तू कभी लौट कर वापस आता ही नहीं, जहाँ गया था ना वहीं मर गया होता, क्योंकि आज जो मेरा हाल हुआ है वो तेरी वजह से ही हुआ है, काहे के लिए तू यहाँ पर लौट कर वापस आया? तो केन्यान कहता है कि तू तो अभी तक की मुझसे डरता है यार, जैसे कि बचपन में डरा करता था कि मैं तुझे हरा दूंगा, तेरा डर तो अभी तक के गया ही नहीं, तभी तो मुझे कह रहा है कि मुझे यहाँ पर लौट के आना ही नहीं चाहिए था। तभी वहां पर देखते ही देखते लिन फैमिली के जितने भी बंदे थे वो सभी आकर पहुंच जाते हैं जो केन्यान को चारों तरफ से घेर चुके थे। केन्यान कहने लग जाता है कि इतने लोगों को क्यों बुलाया? क्या ये लोग यहाँ पर जब मैं तुझे मारूंगा पट्टियां तेरी खराब हो जाएंगी उनको ठीक करने के लिए बुलाया गया? ये डर के मारे तूने अपनी पैंट गीली कर दी मुझे देखकर, तेरा डायपर बदलने के लिए लोगों को तूने बुलाया, क्योंकि सब तेरी बेइज्जती होने का नजारा यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये सुनकर लिनवी जो था उसके दिमाग में आग लग चुकी थी। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया वो बिल्कुल इंसान कम शैतान बन चुका था। उसकी पट्टियां निकलने लग जाती है और जैसे पट्टी निकल रही थी वहां से उसकी ऐसी पावर बाहर आ रही थी जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। केन्यान कहना चाहता है कि लगता है कहीं आग में बैठ कर तो गया हुआ है, तो जरा मैं भी देखना चाहता हूँ कि जितना तूने डायलॉग मारे हैं उतना कुछ कर पा रहा है क्या? मैं सच में चाहता हूँ कि तू मुझे एक अच्छा चैलेंज दे, मैं नहीं चाहता कि 2 थप्पड़ के अंदर तू यहाँ पर हार जाए। क्या कहता है, अच्छे से फाइट करेगा ना या फिर डर के मारे पहले ही हार जाने वाला है? आज तो फैसला हो ही जाए। इसके बाद ये दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन इनके फाइट में कौन जीतेगा ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट मंडे के दिन, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर